हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग इन एग्री। मेरा नाम है रोशन कुमार और आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। इससे पहले के 10 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद सिर्फ 4 टॉपिक बच जाएगा, वो भी हम एक एक करके सारे कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन होता क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझो। मान लो हमारे पास कोई एक क्रॉप है और उस क्रॉप के हमारे पास बहुत सारे प्लांट हैं। इसमें से कुछ प्लांट्स है जिनका ईल्ड ज्यादा है, उसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब उस प्लांट में ज्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। कुछ प्लांट्स है जिनका की ईल्ड कम है, उनको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मान लो कि एक दूसरा हमारे पास ग्रुप है प्लांट्स का, मतलब उसी क्रॉप का। अब इसका जो ईल्ड है ये बहुत कम है। अब इस वेराइटी में, मतलब इस क्रॉप में हमें ईल्ड को बढ़ाना है, ईल्ड को हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसमें इसमें से हम ज्यादा ईल्ड वाले अलग कर लेंगे। जो ज्यादा ईल्ड वाले हैं कैपिटल वाई वाले अलग कर लेंगे और फिर उसके साथ इसको क्रॉस करा देंगे। तो जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे उनमें जो ईल्ड होगा वो ज्यादा होगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो ज्यादा ईल्ड वाले प्लांट्स थे उनको हम सेपरेट कर रहे हैं टू आइसोलेट डिजायरेबल प्लांट टाइप्स फ्रॉम दी पॉपुलेशन। मतलब हाई ईल्ड, यहां पे डिजायरेबल प्लांट टाइप क्या था, हाई ईल्ड वाले प्लांट। तो जो डिजायरेबल प्लांट टाइप होता है उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। पर्पस क्या होता है सिलेक्शन का, डिजायरेबल प्लांट टाइप को आइसोलेट कर लेना, अलग कर लेना। सिलेक्शन इज इसेंशियली बेस्ड ऑन फेनोटाइप ऑफ द प्लांट। अब देखो, ये सारे जो क्रॉप थे जिनका ईल्ड ज्यादा था, उनका एग्जाम्पल एक कंसिडर कर लो कि उनका हो सकता है जेनोटाइप कैपिटल वाई हो, या हो सकता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो। दोनों केसेस में ईल्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, ईल्ड ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने इसके फेनोटाइप के बेसिस पे हमने सिर्फ देखा कि ईल्ड ज्यादा हो और हमने उसको आइसोलेट कर लिया। हमने उसका जेनोटाइप नहीं देखा कि जेनोटाइप उसका क्या है, कैपिटल वाई है या कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। सिर्फ फेनोटाइप के बेसिस पर हम सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जो डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस होता है, मतलब इफेक्टिवनेस जो इस ब्रीडिंग का होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो हम ज्यादा ईल्ड वाले जो प्लांट्स को हम सेपरेट कर रहे हैं उसका जेनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई है या कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है। जब कैपिटल वाई इसके साथ जब हम लेस ईल्ड वाले को क्रॉस करेंगे तो हमें ज्यादा ऐसे प्लांट्स मिलेंगे F1 जनरेशन में जिनका की ईल्ड ज्यादा होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले से करेंगे तो हमें इसके कंपैरिजन में कम प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जिनका की ईल्ड ज्यादा होगा। तो इफेक्टिवनेस सिलेक्शन का किस पे डिपेंड करता है, डिग्री टू विच द फेनोटाइप रिफ्लेक्ट्स दी जेनोटाइप। मतलब फेनोटाइप और जेनोटाइप कितना एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है उस चीज पर डिपेंड करेगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिलेक्शन इज इफेक्टिव ओनली फॉर हेरिटेबल डिफरेंसेस। देखो, अब सिलेक्शन केवल हेरिटेबल डिफरेंसेस के केस में इफेक्टिव होगा। मतलब मान लो कि एक क्रॉप है, उसका उसके ऊपर एनवायरमेंट का कुछ असर हुआ है और उसके वजह से उसके फेनोटाइप में कुछ चेंजेस आए हैं। अब हम अगर उस कैरेक्टर के लिए अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो अगर एनवायरमेंट की वजह से वो चेंजेस आए हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही नहीं, तो हमारा सिलेक्शन करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो सिलेक्शन इज इफेक्टिव ओनली फॉर हेरिटेबल डिफरेंसेस। एनवायरमेंट की वजह से जो चेंजेस आएंगे जो हेरिटेबल नहीं है उसके लिए सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन डज नॉट क्रिएट न्यू वेरिएशन। ये कोई न्यू वेरिएशन नहीं क्रिएट करता है, न्यू वेरिएशन हमें ब्रीडिंग के बाद मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन बस एक आइसोलेट कर देता है जो डिजायरेबल प्लांट टाइप होता है। इट मीन्स देर आर टू रिक्वायरमेंट्स, दो रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन के। सबसे पहले वेरिएशन होना चाहिए, मतलब कुछ ज्यादा ईल्ड वाले हैं कुछ कम ईल्ड वाले हैं, तो वेरिएशन होना चाहिए। और दूसरा जो वेरिएशन है वो हेरिटेबल होना चाहिए, मतलब जो इसका ईल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज्यादा ईल्ड वाला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो हेरिटेबल होना चाहिए, ठीक है। तभी सिलेक्शन कर क्यों रहे हैं, इसका ईल्ड बढ़ाने के लिए। अब इसका ईल्ड ज्यादा है लेकिन वो हेरिटेबल नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। तो दो रिक्वायरमेंट्स है, पहला कि वेरिएशन होना चाहिए और दूसरा जो वेरिएशन है वो हेरिटेबल होना चाहिए। किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का
दो सबसे बेसिक स्टेप है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन और सिलेक्शन। इसके पहले वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था वेरिएशन कैसे क्रिएट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से, पॉलीप्लॉइडी से, है ना। दूसरा है सिलेक्शन, ठीक है, ये दोनों बेसिक स्टेप्स हैं। अब है नेक्स्ट है हमारा प्रोजेनी टेस्ट, या इसी को कहते हैं विल्मोरिन प्रिंसिपल या विल्मोरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल। विल्मोरिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि किसी भी प्लांट का जो वैल्यू होता है वो उसके प्रोजेनी के परफॉर्मेंस से जज करते हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा यहां पर देखो। जैसे मान लो एक प्लांट है जिसका जो जेनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक दूसरा प्लांट है कैपिटल टी है। अब जब क्रॉस कराएंगे तो इसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें मान लो कि 100 टॉल प्लांट्स हैं, तो इसमें कितने होंगे, इसमें 150 होंगे। अब एग्जैक्ट नंबर ऐसा नहीं होगा, मैं बस एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। तो इसका जो F1 है उसके बेसिस पर हम जज कर रहे हैं किसको, इसके पेरेंट को। द वैल्यू ऑफ द प्लांट इज जज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्रोजेनी। इवेल्युएशन ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्रोजेनी इज नोन एज प्रोजेनी टेस्ट। मतलब प्रोजेनी के बेसिस पर जब हम पेरेंट प्लांट को इवेलुएट करते हैं उसको कहते हैं प्रोजेनी टेस्ट, ठीक है। टू वैल्यूएबल फंक्शंस ऑफ प्रोजेनी टेस्ट। प्रोजेनी टेस्ट के फंक्शंस क्या क्या है, पहला होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है प्लांट, इसको डिटरमिन करना। टू डिटरमिन द ब्रीडिंग बिहेवियर ऑफ अ प्लांट, दैट इज वेदर द प्लांट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। बैक क्रॉस करके कैसे हम होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का पता करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मेंडल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया इसके ब्रीडिंग बिहेवियर को डिटरमिन करना, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। मतलब कैपिटल टी है या कैपिटल टी है या स्मॉल टी है ना। तो ये होमोजाइगस हो गया, ये होमोजाइगस हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया। तो इसको पता करना प्रोजेनी टेस्ट से होता है, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड आउट वेदर द कैरेक्टर फॉर विच द प्लांट वाज सेलेक्टेड इज हेरिटेबल। दूसरा कि जो हम कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर के लिए हम प्लांट को सेलेक्ट कर रहे हैं वो हेरिटेबल है या नहीं, है ना। मतलब अगर एनवायरमेंट के वजह से कोई चेंजेस आया है प्लांट में और हम उसके लिए उसको सेलेक्ट करके और फिर ब्रीडिंग कर रहे हैं तो वो इनहेरिट नहीं होगा उसके प्रोजेनीज में, है ना। तो ये हेरिटेबल है या नहीं, जो कैरेक्टर है वो हेरिटेबल है या नहीं, ये हम प्रोजेनी टेस्ट से कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट है प्योर लाइन थ्योरी। जोहानसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1903 में। प्योर लाइन क्या होता है, एक प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, ये होमोजाइगस है, ठीक है। होमोजाइगस मतलब दोनों एलिल्स जो है वो डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों सेम है। अब इसके जो प्रोजेनीज होंगे, मतलब इसका फ्लावर है ये आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे और उसके बाद जो प्रोजेनीज होंगे इन प्रोजेनीज को हम कहेंगे प्योर लाइन। ए प्योर लाइन इज द प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस प्लांट ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज, ठीक है। अब इसके सारे के सारे प्लांट्स जो होंगे F1 जनरेशन में उनका जेनोटाइप सबका सेम होगा। ऑल द प्लांट्स इन अ प्योर लाइन हैव द सेम जेनोटाइप। अब देखो इन F1 वाले जो प्लांट्स हैं, जो इनके प्रोजेनीज है, इनमें भी कुछ फेनोटाइपिक चेंजेस आ सकते हैं, मतलब उनके अपीयरेंस में कुछ चेंज हो सकता है, बट दैट विल बी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, और वो जो चेंजेस होगा वो हेरिटेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनका जो जेनोटाइप है वो सबका सेम है और जेनोटाइप ही हेरिटेबल होता है, ठीक है। जोहानसन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो प्रिंसेस वैरायटी, बीन्स की एक वैरायटी है प्रिंसेस वैरायटी, उसके ऊपर किए थे। इनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। जॉनसन ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, बाजार गए, वहां से सीड का एक बैग ले आए। इस बैग में अलग अलग साइज के सीड्स थे। फिर उन्होंने इन सीड्स को सेपरेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मतलब एक तरफ बड़े साइज वाले सीड्स को कर लिया, एक तरफ छोटे साइज वाले सीड्स को कर लिया। फिर उन्होंने इनको सेपरेटली ग्रो किया। जब उन्होंने इसको सेपरेटली ग्रो किया तो उन्हें क्या मिला कि जो बड़े सीड्स हैं उनके जो प्रोजेनीज हैं वो बड़े हैं, लार्ज हैं, और जो छोटे सीड्स हैं इनके जो प्रोजेनीज हैं वो स्मॉल हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो वेरिएशन है सीड साइज में वो उसका जेनेटिक बेस है। मतलब इसके
जेनेटिक्स के वजह से जो सीड साइज है वो डिटरमिन हो रहा है। इट मींस दैट द वेरिएशन इन सीड साइज इन कमर्शियल सीड लॉट हैड जेनेटिक बेस एंड सिलेक्शन फॉर सीड साइज वाज इफेक्टिव। ठीक है, तो जेनेटिक बेस है साइज का, ये पता चल गया। ठीक है, अगर मान लो इसका उल्टा होता, मतलब बड़े वाले का और छोटे वाले के सीड साइज बराबर हो जाते, तो हम क्या कहते कि भाई कोई जेनेटिक बेस नहीं है, क्योंकि इनहेरिट नहीं हो रहा है ना। अगर इनहेरिट हो रहा है मतलब जेनेटिक बेस है, इनहेरिट हो रहा है तभी बड़े वाले बड़े सीड्स दे रहे हैं, छोटे सीड्स दे रहे हैं, मतलब इनका साइज जो है वो इनहेरिट हो रहा है, इसका मतलब है कि जेनेटिक बेस है। ठीक है, वही कहना चाह रहा है। फिर उन्होंने 19 लाइंस को स्टडी किया, मतलब जैसे अलग अलग साइजेस के 19 सीड्स लिए, फिर उन सब का प्योर लाइन डेवलप करके उसको स्टडी किया। ईच लाइन वाज अ प्रोजेनी ऑफ सिंगल सीड, मतलब अलग अलग सिंगल सीड्स लिए उनके प्रोजेनीज को डेवलप करके उन्होंने 19 लाइंस बनाया और फिर उसको स्टडी किया। उसमें क्या मिला कि जो वेट में वेरिएशन है 19 लाइंस में वो बहुत ही कम था। फिर उन्होंने 19 लाइंस डेवलप किए और उनको स्टडी किया। 19 लाइंस कैसे डेवलप किया, मतलब एक बड़ा वाला सीड लिया, फिर उससे छोटा वाला साइज, उससे छोटा साइज, इस तरह से 19 साइजेस के अलग अलग सीड्स लिए और फिर उनका लाइन डेवलप किया, मतलब उनका सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्रोजेनी डेवलप हुआ उसको फिर उन्होंने स्टडी किया। फिर उन्होंने उसमें वेट के वेरिएशन को देखा, तो जब वेट के वेरिएशन को देखा तो ये पता चला कि वेरिएशन बहुत ही कम है, मतलब जो वेट है, जो सीड साइज है, सब का जो इनहेरिटेंस है उसका बेस जो है वो जेनेटिक है। ठीक है, जेनेटिक बेस है, ये उन्हें पता चला। फिर अल्टीमेटली उन्होंने बताया ओरिजिनल सीड लॉट वाज अ मिक्सचर ऑफ प्योर लाइंस। मतलब क्या था कि 19 लाइंस उन्होंने जैसे अलग अलग करके उसको डेवलप किया, तो जो ओरिजिनल सीड लॉट था वो क्या था, इन्हीं का मिक्सचर था। तो ओरिजिनल सीड लॉट जो था वो प्योर लाइंस का मिक्सचर था एंड ईच ऑफ 19 लाइंस वाज प्योर लाइन। ठीक है, वेरिएशन इन सीड साइज विद इन ईच ऑफ द प्योर लाइन हैड नो जेनेटिक बेसिस। अब देखो, ये जो प्योर लाइंस डेवलप किए, तो एक सीड साइज बड़ा वाला लिया, इस सीड से जो प्लांट बना उसके प्रोजेनीज हुए, फिर उसके उसके जो प्रोजेनीज के बीच में जो अलग अलग प्लांट्स में जो वेरिएशन हो रहा है, ये इसका कोई जेनेटिक बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्योर लाइन से डेवलप हुआ है, होमोजाइगस से हुआ है, होमोजाइगस से होमोजाइगस ही होता है, तो इसका कोई जेनेटिक बेस नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है, और अगर एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है तो वो हेरिटेबल नहीं है। मतलब वेरिएशन इन सीड साइज विद इन ईच ऑफ द प्योर लाइन हैड नो जेनेटिक बेसिस एंड वाज प्योरली ड्यू टू एनवायरमेंट। मतलब प्योर लाइन के विद इन में जो वेरिएशन हो रहा है वो एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है, उसका कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है उनके एक्सपेरिमेंट का? ए सेल्फ फर्टिलाइज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल होमोजाइगस जेनोटाइप्स। एक सेल्फ फर्टिलाइज पॉपुलेशन है तो वो बहुत सारे होमोजाइगस जेनोटाइप्स का मिक्सचर होगा, और वहां पर सिलेक्शन इफेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि जो वेरिएशन है उस सेल्फ फर्टिलाइज पॉपुलेशन में वो बिकॉज ऑफ जेनेटिक बेस है, मतलब वेरिएशंस का जेनेटिक बेसिस है। लेकिन एक प्योर लाइन में सिलेक्शन इनइफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो वहां पर वेरिएशंस है वो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट है, उनका कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? पहला, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होता है और हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज होता है, मतलब ये वाला कैपिटल टी ये इंक्रीज होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये डिक्रीज होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है? होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है और हेट्रोजाइगोसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद है इनब्रीडिंग, मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय डिसेंट, मतलब कॉमन एंसेस्टर्स अगर हैं, दो इंडिविजुअल्स उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं और उनके बीच में अगर मेटिंग हो रही है तो उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। मतलब पेरेंट्स भी सेम हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी सेम हो सकते हैं, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स भी सेम हो सकते हैं। जब पेरेंट्स सेम होते हैं, मतलब ब्रदर सिस्टर मेटिंग होता है, तो उसको कहते हैं सिब मेटिंग। और ब्रदर स्टेप सिस्टर मेटिंग होता है तो इसको कहते हैं हाफ सिब मेटिंग। मतलब देखो, जैसे ये फीमेल है, ये मेल है, अब इसका ये फादर हो गया, इसकी दो वाइफ है,
एक वाइफ से ये सन हुआ था और दूसरी वाइफ से ये डॉटर हुई थी, ठीक है। जब इनके बीच में मेटिंग हो रहा है दैट इज कॉल्ड हाफ सिब मेटिंग। कीवर्ड आप याद रखिएगा, ब्रदर स्टेप सिस्टर मेटिंग, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन इज द मोस्ट इंटेंस फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग सबसे इंटेंस सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन होमोजाइगस कंडीशन इन द पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन में होमोजाइगस कंडीशन में कितने जीन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम होमोजाइगोसिटी कहते हैं। इसको टेबल से समझिए, समझ में आ जाएगा। जैसे पहले जनरेशन में जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, मान लो एक कोई कैरेक्टर है, उसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उसके दो एलील्स है, डोमिनेंट वाला कैपिटल आर, रिसेसिव वाला स्मॉल आर, फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसका क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब पूरे पॉपुलेशन में, पूरा पॉपुलेशन कितना हो गया हमारा, 4 का हो गया, उसमें होमोजाइगस कंडीशन में कितने जीन्स हैं, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 1 2 2। होमोजाइगोसिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन होमोजाइगस कंडीशन इन द पॉपुलेशन, ये हो जाएगा हमारा होमोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कितने हैं, देखो यहां पर 1 2 2 हो गए, टोटल पॉपुलेशन है 4, हो जाएगा 1/2 हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी और ये हो गया था होमोजाइगोसिटी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, होमोजाइगोसिटी के लिए है 2 इंटू 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 टू द पावर n+1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 टू द पावर n+1। जब ये वाला 2 नीचे जाएगा तो ये 1 खत्म कर देगा, नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 टू द पावर -1। अब ये -1 और ये +1 खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 टू द पावर n। अब यहाँ पे n क्या है, n इज नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब ये पहले जनरेशन में हो रहा था तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना था, 1 था। यहाँ पर रख के देख लो, 2 टू द पावर n के बदले हम 1 रख देते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2 टू द पावर हो जाएगा 0 और 2 टू द पावर 1 हो जाएगा 2, 1/2 आ गया, हमारा भी 1/2 आया था, ये हो गया होमोजाइगोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। हेट्रोजाइगोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 अपॉन 2 टू द पावर n+1, इसको हम 1 अपॉन 2 टू द पावर n लिख सकते हैं। कैसे, देखो 2 टू द पावर 2 टू द पावर n+1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू द पावर n+1 इसको इंटू 2 टू द पावर, ये नीचे जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर n हो जाएगा। अब इसमें भी रख के देख लेते हैं, हेट्रोजाइगोसिटी कितनी आई थी, 1 अपॉन 2 टू द पावर n क्या रखेंगे, ये पहले जनरेशन का था, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। हेट्रोजाइगोसिटी भी हमारी 1/2 आई थी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे। होमोजाइगोसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सेग्रीगेटिंग जीन्स, सेग्रीगेटिंग जीन्स या लिंकेज, इनका होमोजाइगोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। In case of a single gene, the frequency of completely homozygous plants in a generation is the same, as the proportion of homozygosity increases at a much faster rate than that of completely homozygous plant। देखो जैसे एक पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे जीन है, अब एक जीन को अगर कंसीडर करें तो उसके लिए होमोजाइगोसिटी क्या हो जाएगी, सिर्फ मान लो एक जीन है टी वाला, ठीक है, तो टी ये उस जीन के लिए होमोजाइगोसिटी हो गई। लेकिन हो सकता है दूसरा जीन हो वो होमोजाइगस ना हो, मान लो आर वाला है तो वो आर आर इस तरह से हो गया, तो एक जीन के लिए तो वो होमोजीनियस होगा, तो इसके फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। लेकिन अगर कोई पॉपुलेशन है वो होमोजाइगस है तो उसमें जो वो ऑलरेडी होमोजाइगस है तो उसका और होमोजाइगस होने की जो रेट होगा, होमोजाइगोसिटी की जो रेट होगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ने की जो रेट होगी वो कम होगी, और जो हेट्रोजाइगस है वो ज्यादा स्पीड से होमोजाइगस बनेगा। वही कह रहा है, एज द प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस एट अ मच फास्टर रेट देन दैट ऑफ कंप्लीटली होमोजाइगस प्लांट्स, ठीक है। अब द प्रोपोर्शन ऑफ कंप्लीटली होमोजाइगस प्लांट्स, कंप्लीटली होमोजाइगस प्लांट्स का प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला है
2 to the power m minus 1 अपॉन 2 to the power m होल रेज टू पावर n। इसमें m क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब F1 हुआ, फिर F2 हुआ, फिर F3 हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेशन का कितना जनरेशन हुआ वो m हो गया, ठीक है, जैसे इससे पहले वाले फॉर्मूला में होता था। और n क्या हो गया यहां पर? नंबर ऑफ सेग्रीगेटिंग जीन्स, ठीक है, कितने जीन्स हैं वो हो जाएगा यहां पे, ठीक है। जैसे एक वाले केस में क्या आया था इससे पहले, उसमें एक जीन था, तो 2 to the power 1 माइनस 1 अपॉन 2 to the power m क्या हो जाएगा? 1 और होल टू द पावर 1 क्या हो जाएगा? दो में से एक गया एक, और एक बटे दो, और इसका भी पावर एक, तो 1/2। इसके पहले वाले केस में 1/2 आया था, देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद when the number of segregating genes increases the proportion of completely homozygous plants decreases। अब जितने ज्यादा जीन्स होंगे फिर ये वाला केस बढ़ जाएगा, है ना, हो सकता है ये होमोजाइगस हो, दूसरा वाला होमोजाइगस ना हो, तो जितने नंबर ऑफ सेग्रेटिंग जीन्स बढ़ जाएंगे, सेग्रीगेटिंग जीन्स जितने बढ़ जाएंगे, द प्रोपोर्शन ऑफ कंप्लीटली होमोजाइगस प्लांट्स डिक्रीजेस, ठीक है। तो कंप्लीटली होमोजाइगस प्लांट्स का प्रोपोर्शन घट जाएगा, मत, ठीक है। उसके बाद सेल्फिंग, जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इज सो स्ट्रॉन्ग that even if 100 genes are segregating, more than 95% of population would be completely homozygous after only 12 generation। मतलब सेल्फिंग करा करके, सेल्फ पॉलिनेशन करा करके, अगर 100 जीन्स भी अगर है सेग्रीगेट करने वाले, तो केवल 12 जनरेशन के बाद, मतलब F12 के बाद ही 95% पॉपुलेशन जो है वो कंप्लीटली होमोजाइगस हो जाएगी, मतलब सारे के सारे जो जीन्स है वो होमोजाइगस स्टेट में हो जाएंगे। उसके बाद मेन इफेक्ट्स ऑफ सेल्फिंग, सेल्फिंग का मेन इफेक्ट्स क्या क्या है? तो जो प्लांट पॉपुलेशन है वो पूरा होमोजाइगस हो जाता है, कंप्लीटली होमोजाइगस हो जाता है। उसके बाद पॉपुलेशन इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल होमोजाइगस जेनोटाइप, तो बहुत सारे होमोजाइगस जेनोटाइप्स का मिक्सचर हो जाएगा प्लांट पॉपुलेशन। सेल्फिंग का दो इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या करते हैं? फेनोटाइप के बेसिस पे, मतलब अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब जो हमें कैरेक्टर चाहिए, जो डिजायर्ड कैरेक्टर है वो कितना अपीयर हो रहा है, उसके फेनोटाइप के बेसिस पर हम बहुत सारे प्लांट्स को 200 to 3000, 200 से 3000 प्लांट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और फिर उनको इंडिविजुअली हार्वेस्ट किया जाता है। फिर जो प्रोजेनीज उससे होते हैं उनमें देखा जाता है कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर है उनका इवेल्युएशन करना है, वो कितना अपीयर हो रहा है। अब कुछ प्रोजेनीज वैसे होंगे जिनमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे से अपीयर हो रहा होगा, तो उनको हम फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। और वैसे प्रोजेनीज जिनमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है वो अच्छे से अपीयर नहीं हो रहा है, मतलब अनडिजायरेबल प्रोजेनीज है, उनको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर इस तरह से हम इस प्रोसेस को 5-6 साल 7 साल तक रिपीट करते हैं। उसके बाद जो हमें बेस्ट प्रोजेनी मिलता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा डिजायर्ड कैरेक्टर अपीयर हो रहा होता है, उसको हम प्योर लाइन वेराइटी कह देते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रोजेनी इज सेलेक्टेड एंड रिलीज्ड एज अ प्योर लाइन वेराइटी। इस मेथड को इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन कर रहे थे, उसके बाद फिर प्योर लाइन डेवलप कर रहे थे। उसके बाद फिर प्योर लाइन सिलेक्शन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के इंप्रूवमेंट के लिए, मतलब उनमें कैरेक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये मेथड है प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। अभी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के जितने भी वेराइटीज हैं वो सारे ऑलमोस्ट प्योर लाइन्स है, ठीक है। प्योर लाइन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो प्योर लाइन्स में जितने भी प्लांट्स होंगे सबका सेम जेनोटाइप होगा। अगर उनमें आपस में कुछ वेरिएशन है तो वो एनवायरमेंट की वजह से है, जीन्स के वजह से नहीं है। और वो वेरिएशन अगर एनवायरमेंट की वजह से है इसलिए वो हेरिटेबल नहीं है। जो वेरिएशन है मतलब कुछ जेनेटिक वेरिएशन भी आ जाता है थोड़ा बहुत अगर प्योर लाइन्स में, तो वो क्यों होता है? मैकेनिकल मिक्सचर की वजह से, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से, या म्यूटेशन की वजह से। इनके वजह से क्या होता है? जीन्स में चेंजेस हो जाते हैं और फिर उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में क्या करते हैं? एक जैसे दिखने वाले, मतलब सिमिलर फेनोटाइप्स वाले बहुत सारे प्लांट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उनके सीड्स को आपस में मिला देते हैं और वो बन जाती है एक नई वेराइटी। जैसे मान लो बहुत सारे प्लांट हैं,
इनमें से एक जैसे दिखने वाले प्लांट्स को हमने अलग कर लिया। अब इनके सीड्स को आपस में मिला देंगे और ये बन जाएगा हमारा नई वेराइटी। अब जो हम ये सेपरेट कर रहे हैं, ये फेनोटाइप के वजह से कर रहे हैं, मतलब फेनोटाइप के बेसिस पे कर रहे हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे, है ना। तो इनमें क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन अच्छे खासे मात्रा में होता है। हियर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स 200 to 2000 plants of similar phenotype, that is phenotypically superior, are selected and their seeds are mixed together to constitute a new variety. The variety developed through mass selection would have considerable genetic variation. Genetic variation obviously होगा क्योंकि हम फेनोटाइप के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन होगा ही। मतलब जैसे देखो टी और टी दोनों टॉल होंगे। अब हमने दोनों को ले लिया तो फेनोटाइप तो सबका सेम है, लेकिन जेनोटाइप अलग अलग हो सकता है, तो कंसिडरेबल जेनेटिक वेरिएशन होता है। प्रोजेनी टेस्ट नहीं करते हैं, मतलब प्रोजेनी टेस्ट मतलब जो जेनोटाइप है वो पता करने के लिए हम प्रोजेनी टेस्ट करते हैं, तो प्रोजेनी टेस्ट इसमें नहीं करते हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट जैसे कि एलार्ड, इनका मानना था कि प्रोजेनी टेस्ट इसमें करना चाहिए। जनरली प्लांट सिलेक्टेड इन मास सिलेक्शन आर नॉट सब्जेक्टेड टू प्रोजेनी टेस्ट, बट अकॉर्डिंग टू एलार्ड प्रोजेनी टेस्ट शुड बी डन। मास सिलेक्शन के एप्लीकेशंस क्या क्या है? दो मेजर एप्लीकेशंस है। पहला, जो लोकल वेराइटीज है, देसी वेराइटीज है, उनके इंप्रूवमेंट के लिए, हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। और दूसरा है प्योर लाइन वेराइटीज के प्यूरिफिकेशन के लिए। दो मेजर एप्लीकेशंस क्या क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट ऑफ देसी और लोकल वेराइटीज, और दूसरा है प्योर लाइन वेराइटीज के प्यूरिफिकेशन के लिए। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में इन ब्रीडिंग को मिनिमम करना होता है, जितना कम हो सके उतना करना होता है। तो मास सिलेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट, सेवरल प्लांट्स को हम लेते हैं और उनके सीड्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो ऑलरेडी जो इन ब्रीडिंग है वो कम से कम हो जाता है। कौन किसका भाई है, कौन किसका सिबलिंग है, पता नहीं चलता, तो जो इन ब्रीडिंग है वो कम से कम हो जाता है। ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ प्योर लाइन वेराइटीज, मास सिलेक्शन इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो इंप्रूवमेंट में जो लोकल वेराइटीज हैं उनके इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि जो प्योर लाइन वेराइटीज है यही बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इनके प्यूरिफिकेशन में ही इसका मेजर एप्लीकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वेराइटीज इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ मास सिलेक्शन। ठीक है, मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन इनका कहां यूज हो रहा था? न्यू वेराइटीज को वहां सेलेक्ट करने में जहां पर मिक्स्ड पॉपुलेशंस में होमोजाइगस प्लांट्स थे। प्योर लाइन सिलेक्शन होमोजाइगस प्लांट्स होगा तभी इसका मतलब है, तभी ये इफेक्टिव हो पाएगा। हमें प्योर लाइन सिलेक्शन में तो कंप्लीटली होमोजाइगस चाहिए, है ना। मास सिलेक्शन में जितना ज्यादा होमोजाइगस प्लांट्स है मिक्स्ड पॉपुलेशन में, मास सिलेक्शन जो कि हम फेनोटाइप के अपीयरेंस के बेसिस पर कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा होमोजाइगस होगा उतना ही हम जो डिजायर्ड कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर सकेंगे। तो जहां होमोजाइगस प्लांट जितना ज्यादा होगा तभी मास सिलेक्शन जो है वो इफेक्टिव होगा, है ना। तो प्योर लाइन सिलेक्शन एंड मास सिलेक्शन आर यूज्ड इन सेलेक्टिंग न्यू वेराइटीज फ्रॉम मिक्स्ड पॉपुलेशंस दैट हैव homozygous plants. These selections cannot be applied to segregating populations जैसे F2 F3। पहले समझो segregating populations क्या होता है, एग्जांपल से देखो। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, Y Y और Y Y, इन दोनों का जब क्रॉस कराते हैं तो इधर से हमें मिलता है Y गैमेट और इधर से हमें मिलता है स्मॉल y गैमेट, और F1 जनरेशन हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, अब देखो यहां पर सेग्रीगेशन नहीं होगा, है ना। F1 जनरेशन में सेग्रीगेशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर क्या है, होमोजाइगस है, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा। अब F2 जनरेशन में क्या होगा, तो इससे बन जाएगा हमारा y और ये स्मॉल y, फिर इधर कैपिटल Y, इधर स्मॉल y, तो ये y ये y। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, हेट्रोजाइगस हो रहा है। तो हमारा F2 जनरेशन के बाद हमारा सेग्रीगेशन स्टार्ट होता है। सेग्रीगेशन मतलब जैसे y है, ये अलग होकर के y स्मॉल y बन रहे हैं, है ना। तो जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तभी सेग्रीगेशन होगा। तो कहां से सेग्रीगेशन स्टार्ट होता है, F2 से। तो जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस होते हैं F2 के बाद, F2 F3 जो क्रॉस से हमें मिलता है, उनमें हम ये प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन नहीं यूज कर सकते हैं। जब होमोजाइगस होगा तभी हम यूज कर सकते हैं इनको। यहाँ पे हेट्रोजाइगस होगा, हालांकि जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा हेट्रोजाइगोसिटी
कम होता जाएगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये दोनों मेथड, प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन को हम सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस में यूज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इनको जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस है, इनको हैंडल करने के लिए क्या क्या तरीका है? तो तीन मेथड है, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड और बैकक्रॉस मेथड। मेथड जनरली यूज इन हैंडलिंग द सेग्रीगेटिंग जनरेशन, ठीक है। पहला है पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड को देखते हैं पहले। पहला है पेडिग्री मेथड। पेडिग्री का मतलब क्या होता है? पेडिग्री का मतलब होता है एंसेस्टर्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। मतलब जैसे मान लो ए क्रॉस बी है, उसके बाद हमें मिल गया F1, उसके बाद हमें मिला, जब F1 का सेल्फिंग कराए तो हमें मिला F2, F2 का सेल्फिंग कराए तो हमें मिला F3। तो F3 के पेरेंट F2 थे, F2 के F1, F1 के A और B। तो इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसी को कहते हैं पेडिग्री। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, ठीक है। यहां पर क्या होता है, हियर इंडिविजुअल प्लांट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन। देखो इसमें क्या होता है, जब A क्रॉस B करके F1 हमें मिला, यहां पर हमें इंडिविजुअल सिलेक्शन नहीं करना है। A क्रॉस B के बाद जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर है हमें, वो चाहे हमें दिख रहा है किसी प्लांट में या नहीं दिख रहा है, किसी में कम दिख रहा है, किसी में ज्यादा दिख रहा है, जो डिजायर्ड कैरेक्टर है हम सारे के सारे को हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जब उसका सेल्फिंग कराने के बाद जो F2 जनरेशन होता है, वहां से हम इंडिविजुअल प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं। मतलब जिन प्लांट्स में जो डिजायर्ड कैरेक्टर है, जो बेटर दिख रहा है ना, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो सिलेक्शन है इंडिविजुअल प्लांट्स का, वो F2 से स्टार्ट होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन में इंडिविजुअल प्लांट्स का सिलेक्शन होता है। Their progenies are tested during the entire operation and a record of all the parent offspring relationship is kept। हर बार प्रोजेनीज को टेस्ट करते हैं इसमें, है ना, एक प्रॉपर मेथड है। प्रोजेनीज को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर है वो कितना हमें मिल रहा है, ठीक है। और उनका जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग का जो प्रॉपर रिलेशनशिप है, उसको, उसके रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन इज कंटिन्यू टिल द प्रोजेनी शो नो सेग्रीगेशन। और इस तरह से सेल्फिंग तब तक करते हैं जब तक कि सेग्रीगेशन बंद ना हो जाए। सेग्रीगेशन बंद हो गया मतलब होमोजाइगस हो गया, ठीक है। होमोजाइगस हो गया मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया। तो जो इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन है वो हम तब बंद कर देते हैं। लगभग 7, 8, 9 साल तक ये काम करते हैं, तब जाकर के हमें ये प्योर लाइन मिलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सिलेक्शन फ्रॉम सेग्रीगेटिंग जनरेशन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, सेग्रीगेटिंग जनरेशन में इस चीज को यूज किया जाता है। उसके बाद यूज फॉर करेक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक वीकनेस ऑफ एन स्टेब्लिश्ड वेराइटी, जिसको कि कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब कोई स्टेब्लिश्ड वेराइटी है, उसमें अगर कुछ वीकनेस आ गया है, उसके करेक्शन के लिए पेडिग्री मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बल्क मेथड, या इसी को कहते हैं मास मेथड, या इसी को कहते हैं पॉपुलेशन मेथड ऑफ ब्रीडिंग। इसमें क्या करते हैं, जो जैसे पेडिग्री में हम क्या कर रहे थे, F2 जनरेशन में हम इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन करके फिर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, फिर उसके प्रोजेनीज को डेवलप करके फिर उसमें सेल्फिंग कराते थे, फिर प्रोजेनीज को डेवलप करते थे, ठीक है, सेग्रीगेटिंग जनरेशन। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन आर हार्वेस्टेड इन मास। मतलब जो F2 जनरेशन होता है वहां पर हम इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन नहीं करते हैं, हम यहां पर मास में, बल्क में उनका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन उनमें आपस में सेल्फिंग करा करके नेक्स्ट जनरेशन को हम प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट में फिर बल्किंग पीरियड जो होता है उसके लास्ट में फिर हम इंडिविजुअल प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं, और फिर उसके बाद जो पेडिग्री मेथड में जो प्रोसीजर होता था वो सारा हम यहां पर फॉलो करते हैं। इन पेडिग्री मेथड इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज आर ग्रोन। पेडिग्री मेथड में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी उगाया जाता था और उसका इवेल्युएशन करते थे इन F3 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन, F3 और सब्सिक्वेंट जनरेशन में। बट इन बल्क मेथड दीज जनरेशन आर ग्रोन एज बल्क, ठीक है। अंतर यही है, वहां पर इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो करते थे, यहां पर बल्क में ग्रो करते हैं। पर्पस क्या है बल्क मेथड यूज करने का, मतलब पेडिग्री मेथड भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन बल्क मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो सबसे पहला है मिनिमम एफर्ट एंड एक्सपेंस। मतलब पेडिग्री मेथड में हम क्या करते थे, F2 जनरेशन से ही हम इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करने लगते थे, तो वहां हमें ज्यादा एफर्ट, ज्यादा एक्सपेंस लगता था। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन और सब्सिक्वेंट जनरेशन में अप टू बल्क पीरियड हम लोग
बल्क में हार्वेस्टिंग करते हैं, इंडिविजुअल सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो हमारा जो एफर्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है, एक्सपेंस भी मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा है वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। अब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि कोई डिजीज होना, सीवियर लॉजिंग होना, इनके लिए प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए। अब हर साल तो होगा नहीं। अब मान लो पेडिग्री मेथड हम यूज कर रहे हैं, वहां पे हमें हर साल इंडिविजुअल सिलेक्शन करना है। अब वैसा एनवायरमेंट अगर हुआ ही नहीं, तब हमारा सिलेक्शन गड़बड़ा जाएगा, इंडिविजुअल सिलेक्शन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो डिजीज होना था लेकिन एनवायरमेंट की वजह से हो नहीं पाया। लेकिन बल्क मेथड जब हम यूज करते हैं तो वहां पे हम तब तक वेट कर लेते हैं जब तक कि एनवायरमेंट प्रॉपर मिल नहीं जाता है इनको होने के लिए, सीवियर लॉजिंग को, डिजीज होने के लिए हम प्रॉपर एनवायरमेंट का वेट करते हैं। जब तक कि एनवायरमेंट हो नहीं जाता है तब तक हम लोग इंडिविजुअल सिलेक्शन नहीं करते हैं। तो ये हमें बल्क मेथड में ये अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कुछ ऐसे अनवांटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो कि खुद ही नेचर ठीक कर लेती है, जो अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो खुद ही नेचर ठीक कर लेती है। तो यहां पर हमें, जब हम 20 साल 30 साल तक अगर वेट कर रहे हैं तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये हमें बल्क मेथड में ये भी एक फायदा होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें नेचुरल सिलेक्शन का। सम बल्क पॉपुलेशंस में बी कैरिड अप टू F20 और F30। मतलब 20-30 जनरेशन तक बल्क पॉपुलेशन को कैरी किया जाता है, बल्क में हार्वेस्टिंग करते हैं टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन। मतलब इसलिए ये करते हैं ताकि नेचुरल सिलेक्शन हो सके। इट वॉज कॉल्ड इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग बाय सुनसन, इसलिए इसको इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग भी कहा गया है। ठीक है। तीसरा है बैकक्रॉस मेथड। बैकक्रॉस मेथड में क्या होता है कि जो हाइब्रिड होता है और जो सब्सिक्वेंट जनरेशन में हाइब्रिड के जो प्रोजेनीज होते हैं उनको एक पेरेंट के साथ बार बार बैक क्रॉस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि एक वेराइटी है, उसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसा डिफेक्ट आ गया है, एक जीन का डिफेक्ट आ गया है जिसको हमें एलिमिनेट करना है। तो इसको हम बैक क्रॉस मेथड से करते हैं। देखो समझो इसको। मान लो हमारे पास एक वीट की वेराइटी है ए, जिसमें सब कुछ ठीक है, मतलब 99.99% ये ठीक है इसके जीन्स, लेकिन 0.01% मतलब एक जीन जो है वो कुछ इसमें खराबी आ गई है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई डिजीज है वो इसमें होने लगा है, तो इसमें उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए था। मतलब मान लो उस डिजीज को रिप्रेजेंट करने वाला जो जीन है उसका जो डोमिनेंट फॉर्म है वो कैपिटल आर है और जो रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल आर है। तो इसमें होना चाहिए था कैपिटल आर, लेकिन है इसमें स्मॉल आर। स्मॉल आर, कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें ये डिजीज होने लगा। अब हमको इसको कैपिटल आर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरी वेराइटी जिसके पास कैपिटल आर है उसके साथ हम इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है। अब क्रॉस करते हैं तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? स्मॉल आर और कैपिटल आर करेंगे तो सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। और इसमें ए की तरफ से 50% जीन्स आएंगे और बी की तरफ से 50% जीन्स आएंगे। दिक्कत यही हो गई, हमें चाहिए था कितना? 99.99% ए का जीन चाहिए था, लेकिन हमें मिल कितना रहा है? केवल 50%। अब हम क्या करेंगे? इस कैपिटल आर स्मॉल आर को हम इसके साथ स्मॉल आर के साथ बैक क्रॉस करेंगे। ठीक है, बैक क्रॉस करेंगे। देखो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर और ये है स्मॉल आर। इसके साथ क्यों नहीं क्रॉस करें? क्योंकि हमें इसके जीन्स चाहिए ना, तो हम इसको मिलाएंगे इसमें। तो जब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये वाले जो होंगे स्मॉल आर वाले, इनको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें कैपिटल आर है ही नहीं, तो इसमें डिजीज होगा तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें देखो, इसमें यहां से 50% इसमें ए का जीन था तो इसका आधा आ जाएगा मतलब 25%, और यहां पर 100% ए का जीन है तो इससे आधा आ जाएगा मतलब 50%। दोनों मिला के हो गए 75% ए के जीन, है ना। फिर आर आर और स्मॉल आर मतलब ए के साथ फिर दोबारा से बैक क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से करते करते लास्ट में हमारे पास क्या मिल जाएगा? 99.99
99% ए का जीन हमें मिल जाएगा। लगभग 6 से 8 बैक क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके हमें 99.99% मिलेगा। तो लास्ट में क्या होगा, सारे जीन्स ए जैसे होंगे, एक जो हमारे पास कैपिटल आर नहीं था वो इसमें हो जाएगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ 6 to 8 बैक क्रॉसेस द प्रोजेनी वुड बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद द पेरेंट यूज्ड इन बैक क्रॉस। ठीक है, आगे बात समझ में। ऑब्जेक्टिव क्या है बैक क्रॉस का, टू इंप्रूव 1 or 2 स्पेसिफिक डिफेक्ट्स ऑफ ए हाई यील्डिंग वेराइटी। मतलब एक दो डिफेक्ट आ जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए बैक क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। द कैरेक्टर्स लैकिंग इन दिस वेराइटी आर ट्रांसफर्ड टू इट फ्रॉम अ डोनर पेरेंट। इसमें जो ये बी वेराइटी हो गया है ना, इसको हम डोनर पेरेंट कहते हैं, क्योंकि इसका कैरेक्टर हम ए में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको हम डोनर पेरेंट कहेंगे। विदाउट चेंजिंग द जेनोटाइप ऑफ दिस वेराइटी, इसका जेनोटाइप को हम चेंज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट फॉर द जीन बीइंग ट्रांसफर्ड होगा यहां पे। ठीक है, तो एक जीन के अलावा जो बाकी का जीन है, बाकी का जो पूरा जेनोटाइप है, उसको हम नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ एक जीन को हमें चेंज करना है, यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। जो वेराइटी जीन रिसीव कर रही है उसको हम कहेंगे रेसिपेंट पेरेंट। मतलब हमारे केस में ए वेराइटी है, इसमें 99.99% जीन्स सेम है। एक जो है डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जो जीन है वो बी से रिसीव कर रहा है, तो ए जो हो गया हमारा रेसिपेंट पेरेंट हो गया। ठीक है। एंड द वेराइटी विच इज द सोर्स ऑफ जीन इज कॉल्ड डोनर पेरेंट। मतलब जो बी वेराइटी है जिसमें कैपिटल आर है, ये जीन इसमें ट्रांसफर कर रहा है, मतलब स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर कर दे रहा था, है ना, तो ये ट्रांसफर कर रहा था जीन को, ये हो गया हमारा डोनर पेरेंट। अब देखो, ए का बार बार यूज हो रहा था, रेसिपेंट पेरेंट इज यूज रिपीटेडली, बैक क्रॉस में बार बार ए का यूज हो रहा था, तो इसलिए ए को हम कहेंगे रिकरेंट पेरेंट। मतलब जो रेसिपेंट पेरेंट है उसको रिकरेंट पेरेंट कहेंगे। और जो बी वेराइटी है जिसका कि बैक क्रॉस में केवल एक बार यूज हुआ, जो डोनर पेरेंट है उसका केवल एक बार यूज हुआ, उसको हम कहेंगे नॉन रिकरेंट पेरेंट। Backcross method changes the genotype of the recurrent parent only for the gene under transfer। मतलब जो बैकक्रॉस मेथड होता है वो सिर्फ जो जीन ट्रांसफर हो रहा है उसके जेनोटाइप को चेंज कर रहा है, बाकी इसमें 99.99% जो जीन्स है वो सेम है, केवल एक जीन जो है वो चेंज हो रहा है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, बैकक्रॉस मेथड चेंजेस द जेनोटाइप ऑफ द रिकरेंट पेरेंट ओनली फॉर द जीन अंडर ट्रांसफर। It is the only useful method for gene transfers from related species and for producing addition and substitution lines। मतलब जीन्स को ऐड करने के लिए, सब्सटीट्यूट करने के लिए, एडिशन सब्सटीट्यूशन लाइंस प्रोड्यूस करने के लिए बैकक्रॉस मेथड का यूज हो रहा है। इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। दोनों के लिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स दोनों के लिए सुटेबल है, लेकिन उनकी हेरिटेबिलिटी मॉडरेट टू हाई होनी चाहिए, मतलब लो नहीं होनी चाहिए हेरिटेबिलिटी। ठीक है, तभी बैकक्रॉस में वो हेरिट होगा। समझ रहे हो हेरिटेबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मॉडरेट टू हाई हेरिटेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जो भी क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हो, दोनों इसमें बैकक्रॉस मेथड में ट्रांसफर हो सकेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड एंड बैकक्रॉस मेथड इज टू डेवलप प्योर लाइन वेराइटीज। मतलब चाहे हम प्योर लाइन सिलेक्शन कर रहे थे, पेडिग्री मेथड हो, बल्क मेथड हो, बैकक्रॉस मेथड हो, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्योर लाइन वेराइटी क्रिएट करना। ठीक है ना। These methods either use the variability present in population। मतलब जो मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या कर रहे थे, जो वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है उसका हम यूज कर रहे थे, और वेरिएबिलिटी क्रिएटेड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। बाकी के मेथड्स में क्या कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन से जो वेरिएबिलिटी क्रिएट हुआ है उसका हम यूज कर रहे थे, है ना। द F1 हाइब्रिड फ्रॉम अ क्रॉस इज इधर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। जैसे पेडिग्री और बल्क मेथड में हम F1 हाइब्रिड को सेल्फ पॉलिनेट करते थे, लेकिन बैक क्रॉस मेथड में हम क्या करते थे, बैक क्रॉस करते थे डिजायरेबल पेरेंट के साथ। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ ईदर ऑफ द अबव अप्रोचेस इज अ रैपिड इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी। मतलब इसका इफेक्ट क्या होता था, कुछ भी हम कर रहे थे उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा था, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रहा था, रैपिड इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी। लास्ट में हमें 99.99% तक भी बैक क्रॉस में जो मिल रहा था, हमें 99.99% प्योर हमें वेराइटी मिल रहा था। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो भी लिखकर बताइएगा,
अगर कुछ नहीं समझ में आया तो भी लिख कर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको पढ़ाने में मैं अपने टीचिंग मेथड को किस तरह से मॉडिफाई करूं, ताकि और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। सो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।